हाय एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो या तो और कोई भी अदर एग्जाम हो। तो ये सब चीज़ के लिए जो करंट अफेयर्स रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, आज आज का जो क्वेश्चन है उसमें, तो इसमें बोला गया है हाल ही में चर्चा में रहे पर्वतारोही निर्मल पुरजा किस देश से संबंधित है। ठीक है, एक पर्वतारोही है जो कि अभी चर्चित है। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है निर्मल पुरजा। तो इसको बोला गया है कि जो निर्मल पुरजा है पर्वतारोही, वो कौन से देश से यहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है निर्मल पूजा। ठीक है, तो ये है निर्मल पुरजा कहाँ से बिलोंग करता है, किस कंट्री से, तो वो है ब्रिटेन से। फिर इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, जो पर्वतारोही है उसका नाम क्या है, तो है निर्मल पुरजा, जो कि ये निम्सदाई ठीक है, यहाँ की रहने वाली है, जो कि ब्रिटेन से है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसकी कंट्री कौन सी है, तो वो है ब्रिटेन से, और इसकी नेशनैलिटी ब्रिटिश है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंडियन रहते हैं, भारत से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारी नेशनैलिटी भारतीय रहती है, वैसे ये ब्रिटेन से बिलोंग करती है, तो इसकी नेशनैलिटी यहाँ पे ब्रिटिश है, जो कि यहाँ पे नेपाल में जन्मे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ है इसका है 25 जुलाई 1983। ठीक है, और इसका बर्थ प्लेस क्या है, तो वो है म्याग्दी म्याग्दी जिला, जो कि नेपाल में है। और जो यहाँ पे इसकी जो पूर्व सेवा है, ठीक है, मतलब ये कौन सी सर्विस में है, तो जो इसके पहले की जो सर्विस थी वो क्या थी, तो वो थी ब्रिटिश सेना तथा यूके स्पेशल बोट सर्विस। ठीक है, इसकी सर्विस क्या थी, तो ये थी कौन से सर्विस में थी, तो ये थी ब्रिटिश सेना, जो कि ब्रिगेड ऑफ गोरखा तथा यूके स्पेशल बोट सर्विस। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, तो इसकी अचीवमेंट क्या है, तो इन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी जो 14 पिक्स है उस पर रिकॉर्ड, ठीक है, उस पर रिकॉर्ड बनाए हैं कितने दिनों में, तो ये 6 महीने 6 दिन में। ठीक है, जो यहाँ पे 8000 मीटर से अधिक वाली जो ऊंचाई वाली जो सभी यहाँ पे 14 पिक्स है, तो उस पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 6 महीने 6 दिन में इसकी चढ़ाई की है इसमें। ठीक है, जो ये चढ़ाई जो प्रोजेक्ट पॉसिबिलिटी है, जो ये यहाँ पे अचीवमेंट इन्होंने जो हासिल की है, जो ये फेमस अचीवमेंट है उसकी, तो ये लगभग जो ये प्रोजेक्ट के जो पॉसिबल है वो 2019 का है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हिस्टोरिकल यहाँ पे अचीवमेंट क्या है, तो ये वर्ष 2021 में K2 की पहली शीतकालीन चढ़ाई करने वाली टीम के सदस्य है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका लोकप्रिय डोरमेट्री क्या है, तो ये 14 पिक्स, जो यहाँ पे 14 चोटियां बताई गई है ना, तो ये 14 पिक्स, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल नेटफ्लिक्स। और जो अभी हॉल ही जो इसमें जो खबर है वो क्या है कि निर्मल पुरजा का वर्ष 2026 में पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हिमस्खलन में, ठीक है, ब्रॉड पीक अवैलेंस में इनका डेथ हो गया, इनका निधन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर पर हुए परमाणु बमबारी की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में पढ़ा था जैसे पिछले क्लास में। ठीक है, तो वहां पे जो परमाणु की बमबारी हुई थी वह सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, तो वो हिरोशिमा में हुआ था। ठीक है, फिर हिरोशिमा में होने के बाद वहां पे उसके 2-3 दिन बाद यहाँ पे नागासाकी में उसकी परमाणु बमबारी हुई थी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो बम है, ठीक है, तो ये क्या नाम था उसका, तो वो था लिटिल बॉय। ठीक है, बम का नाम यहाँ पे क्या था, तो वो था लिटिल बॉय। तो फिर यहाँ पे दिया गया है उस बम का नाम क्या था, तो वो था लिटिल बॉय। और ये जो ये परमाणु बमबारी थी, तो जो उसमें बम था वो किस प्रकार का था, तो वो यूरेनियम 235 परमाणु बम था। ठीक है,
जो कि यहाँ पे हिरोशिमा में गिराया गया था, जो कि हिरोशिमा कहाँ पे है, जापान में है। तो ये 6 अगस्त 1945 को यहाँ पे परमाणु बमबारी की थी हिरोशिमा में, ठीक है। फिर ये जो गिराने वाला देश था, जो यहाँ पे हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया था, वो कौन से देश ने किया था, तो वो था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने, ठीक है। और उस विमान का नाम क्या था, तो वो था एनोला गे, जो कि सुपर फोस्ट्रेट बम्बार, यहाँ पे B-29 सुपर फोस्ट्रेट बम्बर, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, उसमें जो वहां पे ये विमान था उसके पायलट का नाम क्या था, तो वो था कर्नल पाल डब्ल्यू डिबेट्स, ठीक है। कर्नल पाल डब्ल्यू डिबेट्स उस पायलट का नाम था। और जो वहां पे एक्सप्लोजन हुआ, तो एक्सप्लोजन का टाइम क्या था, तो वे था सुबह के 8:15, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है। ये था मॉर्निंग में 8:15 मॉर्निंग, ओके। तो फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये युद्ध में प्रयोग किया गया विश्व का पहला परमाणु हथियार है, ठीक है। जो यहाँ पे ये परमाणु की बमबारी की थी, तो वो वहां पे युद्ध में प्रयोग किया गया विश्व का फर्स्ट परमाणु हथियार है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कि कहाँ पे गिराया गया था, तो वो था हिरोशिमा में, ठीक है, जो कि जापान में है। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को उसके 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद तीसरा दिन कहाँ पे गिराया गया दूसरा परमाणु बम, तो वो गिराया गया था नागासाकी पर, ठीक है। और जो वहां पे जो बम गिराया गया था वो क्या नाम था, तो उसका था प्लूटोनियम बम, ठीक है। जो नागासाकी में गिराया गया बम परमाणु बम वो प्लूटोनियम बम था, जो कि 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे गिराया गया था। तो फिर इसका रिजल्ट क्या मिला है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या है, जो कि यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया वहाँ पे यूएसए के द्वारा, यहाँ पे जापान में। तो उससे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव पूरी दुनिया के सामने आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं हम लोग। क्लाउडेड लेपर्ड्स संरक्षण कार्य योजना को केंद्र सरकार द्वारा इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे के अवसर पर, ठीक है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे था उस ओकेशन पर यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो यह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जो क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना है उसको केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। तो यह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो यह दिवस 4 अगस्त को मनाया जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पे संरक्षण कार्य योजना, जो कि यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड दिवस ये 4 अगस्त को यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस तो प्रत्येक वर्ष 4 अगस्त को मनाया जाता है। और तो इसका पर्पस क्या है, जो ये इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे है उसको मनाने का पर्पस क्या है, तो ये क्लाउडेड लेपर्ड तथा उसके वन आवास, ठीक है, फॉरेस्ट हैबिटेट के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका पर्पस है। और जो क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना है वो अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड डे को उस अवसर पर यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के लिए के अवसर पर भारत सरकार द्वारा संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो जो ये लॉन्च किए उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, उसका सॉरी ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या था, तो वो था नियोफिलिस न्यूबोल्सा, ठीक है, मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड। और इसकी जो रेड लिस्ट स्थिति वो क्या थी, वेनरेबल, असुरक्षित। फिर यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, तो इसमें भारत में वितरण मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कौन कौन से है, तो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसकी विशेषता बताई गई है, तो ये इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो संरक्षण का लक्ष्य है
तो वो भी यहाँ पे क्या बताया गया, तो आवास संरक्षण, वैज्ञानिक निगरानी, शिकार तथा सामुदायिक भागीदारी माध्यम से क्लाउडेड लेपर्ड का संरक्षण करना है। ठीक है, और तो यहाँ पे भारत में इसका वितरण क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण का कहाँ कहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे कहाँ पे पाया गया है, तो यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें। श्रीलंका के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम है उसको पद्म विभूषण अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो वे प्रसिद्ध वायलिन वादक के रूप में, ठीक है, सर्वोच्च राज्य सम्मान से, ठीक है, जो सर्वोच्च राज्य सम्मान है वो पद्म विभूषण, इसको वायलिन वादक के लिए डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। तो किस वर्ष किया गया? तो वो है 2025 में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जिनको वायलिन वादक के लिए यहाँ पे पद्म विभूषण जो सम्मान मिला है वो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को मिला है। और किस फील्ड में मिला है, इसका प्रोफेशंस क्या है? तो है प्रसिद्ध वायलिन वादक, संगीतकार तथा कर्नाटक संगीत के महान उस्ताद। ठीक है, और जिनको ये पद्म विभूषण वर्ष 2025 में संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे और इनको पद्म विभूषण 2025 में पद्म विभूषण से इसको 2025 में सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से यहाँ पे 2001 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म भूषण से, और पद्मश्री से इसको 1988 में सम्मानित किया गया था, संगीत के क्षेत्र में ही किया गया था। ठीक है, और इसको श्रीलंका में भी सम्मान किया गया था। तो श्रीलंका में मिश्र विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत में तो इसको किसे किसे किया था? पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ इसको श्रीलंका में भी सम्मान किया गया है। कौन से? तो इसको मिश्र विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो विदेशी नागरिकों के लिए श्रीलंका का सर्वोच्च राज्य सम्मान है। ठीक है, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। और जो इनकी संगीत शैली है तो वो क्या है? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को पश्चिम ऑर्केस्ट्रा तथा वैश्विक फ्यूजन संगीत के साथ समन्वित करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो इसकी संगीत शैली है। और इसके फाउंडर कौन है? तो वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व भर में बढ़ावा देने के उद्देश्य से लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल की स्थापना की है। फिर यहाँ पे आगे बताया गया है कौशपार। ठीक है, कौशपार विक्रम साराभाई पदक, ठीक है, 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे एक विक्रम जो औशपार विक्रम साराभाई पदक है उसमें 2026 से यहाँ पे किससे सम्मानित किया गया है? तो है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये औशपार है, ठीक है, ये औशपार यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो ये अवार्ड है वो औशपार विक्रम साराभाई जो मेडल है वो 2026 में यहाँ पे दिया गया। और जो ये अवार्ड जो जिन्होंने प्राप्त किया है तो उसका नाम क्या है? तो वो है अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये कौन से फील्ड में ये अवार्ड यहाँ पे इनको मिला है? तो है एस्ट्रोफिजिक्स एवं, ठीक है, ये है एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च के फील्ड में इसको मिला है। और जो इसका करेंट पोजीशन है, ये अभी कौन से पोजीशन में कार्यरत है? तो ये डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की। और जो इनको ये अवार्ड मिला है औशपार विक्रम साराभाई मेडल, तो वो इसको किसने दिया है? तो किसके द्वारा इसको प्रदान किया गया? तो है अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, ओशपार। ठीक है, जो ओशपार है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च एवं इसरो, इसके द्वारा संयुक्त रूप में इसको प्रदान किया गया है।
और जो ये यहाँ पे अवार्ड मिला है तो उसका रीजंस क्या है इस अवार्ड को देने का, तो ये है अंतरिक्ष अनुसंधान विशेष रूप से तारकी आबादी, ठीक है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान विशेष रूप से तारकी आबादी, तारा समूह तथा आकाश गंगाओं की संरचना एवं विकास के अध्ययन में उनके विशिष्ट योगदान के लिए इसको सम्मानित किया जाता है ओस्कार विक्रम साराभाई मेडल से। ठीक है, तो फिर इसकी प्रेजेंटेशन क्या थी, तो यह, ठीक है, यह मेडल 46, सॉरी, जो यह मेडल है वो 1 से लेके 9 अगस्त, ठीक है, 1 से लेके 9 अगस्त 2026 तक आयोजित 46, ठीक है, 46वीं ओस्कार वैज्ञानिक महासभा के दौरान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और जो ये यहाँ पे ओस्कार जो वैज्ञानिक महासभा है, साइंटिफिक असेंबली, ठीक है, तो वो कब से कब तक होना है, तो ये है 1 से लेकर 9 अगस्त तक होना है, तो इसी दौरान यह प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वही बताया गया है, तो ये ओस्कार है, ये इसरो द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में दी गई है। यह पुरस्कार कार्यशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है, ये अवार्ड को। फिर चलो यहाँ पे आगे और क्या बताया गया है, तो उसका कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट्स भी बताए गए हैं। सॉरी, ये उसका नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन का है, ये इसका है। वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, ठीक है, वेटलैंड संरक्षण रिजर्व के चारों ओर सर्वोच्च न्यायालय ने कितने किलोमीटर का खनन बफर जोन निर्धारित करने का निर्देश दिया है, ठीक है। जो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कितने किलोमीटर का खनन बफर जोन निर्धारित करने का निर्देश दिया है, तो वो है 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर का खनन बफर जोन निर्धारित करने का निर्देश दिया है। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित बफर जोन है, वेटलैंड संरक्षण रिजर्व के चारों ओर 10 किलोमीटर खनन करने का यहाँ पे आदेश दिया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ये खनन गतिविधियों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों से वेटलैंड की सुरक्षा करना इसका मेन पर्पस है। और जो न्यायालय का निर्देश है वो क्या है, तो 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर खनन के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति अथवा यहाँ पे जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, तो उससे पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। तो इसका न्यायालय का निर्देश है, जो कि न्यायालय से निर्देश मिला हुआ है, ठीक है। तो इसी के बेस पे ये कार्य किया जाना है, जो ये खनन गतिविधि का जो कार्य मिला है वो। फिर इसका लीगल बेसिस क्या है, तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, 1972 की धारा 36A के तहत वेटलैंड संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किए जाते हैं, ये लीगल बेसिस है। और जो प्रमुख वेटलैंड है, ठीक है, जो की वेटलैंड इन्वॉल्व है, तो वो कौन कौन से यहाँ पे, तो वो है आसाम संरक्षण रिजर्व जो कि उत्तराखंड, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह जैव विविधता का संरक्षण, वन्य जीव आवासों की रक्षा तथा वेटलैंड की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है आगे, अनुज्ञान, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो अनुज्ञान है वो किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये IIT हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है, तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है, इस प्रोग्राम का नाम, तो वह है अनुज्ञान, क्या है, तो वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, NTOP, जिसको किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये है IIT हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद IIT हैदराबाद द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये किसके सहयोग से, तो ये है
क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट पीवीटी एलटीडी के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो ये कार्यक्रम है अनुज्ञान उसको, और इसकी अवधि कितनी है, तो ये है 3 मंथ्स की अवधि है। जो ये कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है वो कितने दिनों का है, तो वो 3 महीने का है। ठीक है, 3 मंथ्स का ये कार्यक्रम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम। और फिर इसकी डेट ये स्टार्ट्स कब से होगी, जो ये यहाँ पे प्रोग्राम है वो, तो ये 3 अगस्त 2026। ठीक है, 3 अगस्त 2026 से यहाँ पे स्टार्ट होगी। और इसका वेन्यू कहाँ पे है, तो वो है IIT हैदराबाद परिसर, जो कि तेलंगाना में है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है इस अनुज्ञान का। तो ये भारत के तेजी से विस्तार कर रहे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुशल पेशेवरों को तैयार करना। फिर इसके अंतर्गत रिएक्टर टेक्निक, जो रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, और न्यूक्लियर सेफ्टी है, और फिर उसके बाद रेडिएशन शील्डिंग है, और फिर वेस्ट मैनेजमेंट है, तो उसको, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट और जो एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज है उसमें प्रशिक्षण यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य है इस अनुज्ञान का। और फिर इसके कुछ ये प्रतिभागी है, तो कौन कौन से है वो, तो ये इंजीनियर, ऊर्जा के क्षेत्र के पेशेवर, सलाहकार, विनिर्माण विशेषज्ञ तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी, तो ये सब इसके कुछ प्रतिभागी है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस कार्यक्रम का, तो यह कार्यक्रम भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देता है और देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन को मजबूत करता है। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया है, जो ऑपरेशन त्रिशूल है। ठीक है, ऑपरेशन त्रिशूल किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन त्रिशूल विदेशों में छिपे भगोड़ों की खोज और प्रत्यारोपण से रिलेटेड है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, जो विदेशों में छुपे भगोड़ों का पता लगाता है, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। और यह किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ये है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि भारत से है। ठीक है, और इससे ये किससे रिलेटेड है, तो ये ऑपरेशन है वो विदेशों में छिपे भगोड़ों का पता लगाना, उन्हें खोज कर वापस लाना तथा प्रत्यार्पण या तो निर्वासन प्रक्रिया के माध्यम से भारत लाना, ये इससे रिलेटेड है जो ये ऑपरेशन है वो। और फिर इसको लॉन्च कब किया गया, तो ये लॉन्च ईयर्स इसका क्या है, तो 2022 इसका लॉन्च ईयर्स है। और उस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो है CBI, इंटरपोल मामले के लिए भारत की नोडल एजेंसी है जो कि। और ये था इंटरनेशनल सपोर्ट क्या है इसका, तो विदेशों में अपराधियों का पता लगाने के लिए इंटरपोल चैनलों जिसमें रेड कॉर्नर नोटिस शामिल होते हैं, तो उसका उपयोग किया जाता है जो अपराधियों को पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही है। और इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो ये देखते हैं। इसका उद्देश्य अपराध करने के लिए विदेश भागने वाले भगोड़ों का पता लगाना। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी हम लोग देखे हैं ये। ठीक है, ये केंद्रीय जो विदेशों में छुपे भगोड़ों का पता लगाना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद इसका और क्या उद्देश्य है, उन्हें भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सुगम बनाना। ठीक है, ये इसका सेकंड उद्देश्य है। फिर यहाँ पे थर्ड और बताया गया है, तो वो क्या है, अपराध से अर्जित धन, ठीक है, प्रोसेस्ड ऑफ क्राइम का पता लगाना और आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करना। तो ये सब यहाँ पे इसका कुछ उद्देश्य दिया गया है जो कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो ये ऑपरेशन है वो विदेशों में छिपे आर्थिक अपराधियों, संगठित अपराधियों और अन्य वांछित भगोड़ों के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत कर देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टूर दी फ्रांस फेम्स। ठीक है, टूर दी फ्रांस फेम्स जो कि एक गेम है, तो उससे जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो वो है हर्षिता जाखड़। ठीक है, हर्षिता जाखड़।
जो कि यहाँ पे टूर डी फ्रांस फेम्स से जुड़ने वाली फर्स्ट भारतीय महिला है। फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ ये फैक्ट्स दिया गया है। तो जो टूर दी फ्रांस फेम्स से जुड़ने वाली भारतीय महिला कौन है, तो वो है हर्षिता जाखड़, जो कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, तो ये साइकिलिंग, जो कि रोड साइकिलिंग है। और इसकी अचीवमेंट क्या है, तो ये है हर्षित जाखड़ टूर डी फ्रांस फेमस में भाग लेने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बनी, जो कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित महिला साइकिलिंग रेसों में से एक है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आयोजन कहाँ पे किया गया ये इवेंट, तो ये टूर दे फ्रांस, ठीक है, टूर दे फ्रांस फेम्स AVEC स्विफ्ट 2026 ये वेन्यू इवेंट है। ठीक है, जो कि फिर इसके बाद यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कौन से देश ने किया है, तो इसकी रिप्रेजेंटेड कंट्री कौन सी है, तो वो है इंडिया। और इसकी बैकग्राउंड क्या है, तो यह राजस्थान की एक युवा साइकिलिस्ट है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान साइकिलिंग शुरू की और बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंची। तो कौन यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंची, तो वो थी हर्षिता जाखड़। ठीक है, जिन्होंने कोविड-19 के टाइम में इन्होंने साइकिलिंग की स्टार्ट की थी और ये इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता तक ये पहुंच गई। ठीक है, फिर इसका महत्व क्या है, तो ये उनकी भागीदारी ने वैश्विक स्तर पर भारतीय महिला साइकिलिंग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया है 16वें भारतीय अंगदान दिवस। ठीक है, 16वें भारतीय अंगदान दिवस 2026 में अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो वो हुआ तमिलनाडु को। ठीक है, भारतीय अंगदान जो 16वें अंगदान दिवस है 2026 में, तो अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार यहाँ पे तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, उसको देखते हैं। तो इस अवार्ड का नाम क्या है, तो ये है अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ठीक है, जो कि ये 16वें भारतीय अंगदान दिवस है, जो कि 2026 में यहाँ पे मनाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसके विजेता राज्य कौन है, तो इसके विजेता राज्य है तमिलनाडु। और इसको किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो जो ये अवार्ड है उसको, तो ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, मतलब ये नेशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTT, तो इसके अंतर्गत इसको ये अवार्ड है उसको यहाँ पे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारतीय अंगदान दिवस है, ठीक है, तो भारतीय अंगदान दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष। तो भारतीय अंगदान दिवस यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 3 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, और ये किस क्षेत्र से बिलोंग्स करता है, तो ये है अंगदान एवं प्रत्यारोपण, ऑर्गन्स डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी दिया गया है, जो कि तमिलनाडु को भारत में मृतक अंगदान, अंग प्राप्ति और प्रत्यारोपण समन्वय के क्षेत्र में अग्रणी राज्य माना जाता है। ठीक है, और जो ये भारतीय अंगदान दिवस है, जिसकी मैंने बताया, इसको 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को मृतक के बाद, ठीक है, मतलब मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बनाया जाता है। ठीक है, और जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका संगठन है, वो क्या है, तो ये है NOTT, नेशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे तो हमारा सेशन एंड होता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये आज का सेशन था, जो आज का क्लास हुआ है, उसका PDF, ठीक है,
जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है नीचे उसमें अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।